दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए डिस्कशन पॉइंट्स पर फ्रॉम बैंकटोरियल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जब आप एज ए फ्रेशर या आप किसी जूनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं बैंक में, फाइनेंस कंपनी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, तो आपके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स क्या होने चाहिए, इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, वो तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज ये काफी कुछ कवर कर देता है एक सिंगल क्वेश्चन। तो आप इसमें कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताएं, अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने क्या हैंडल की हुई है अभी तक, इफ एनी, वो बताएं। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, आप वो बताएं। तो ये सब पार्ट होंगे आपके इस क्वेश्चन के कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देखिए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो देखिए, इसमें बैंकिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। देखिए, इसमें कभी भी कोई भी सिचुएशन में इंटरव्यूअर फर्दर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा, वहां पर थोड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट याद रखनी पड़ेंगी। सेकंड पॉइंट, बैंकिंग सेक्टर ऑफर्स ट्रेमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एज कैन कैंडिडेट कैन रीच टू एनी लेवल एज पर हिज पोटेंशियल। बैंक एम्प्लॉइज हैव रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी. It also provides challenging working environment as one need to do multitasking throughout the day. And friends, do remember, always answer in a diplomatic manner so that interviewer feels that you are actually interested in a career in banking due to passion to work in the bank, not only for job. You need to be little bit tricky. देखिए, उसके बाद जनरल बैंकिंग से क्वेश्चन हो सकता है। इंटरव्यूअर पूछ सकता है हमसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक। सेविंग्स अकाउंट्स, पर्पस टू इंक्रीज द सेविंग्स फ्रॉम द स्मॉल पब्लिक. Any individual can open savings accounts. Interest paid differ from bank to bank. An Indian residing abroad, it means in foreign countries and having an NRI status, can open an NRI savings accounts. Then current account. It's a running and inactive account. No interest is paid in this account. Current account can be opened in firm's name which runs business. Even individual can open current account. अगर इंडिविजुअल अपने नाम से अकाउंट ओपन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट सेविंग्स अकाउंट फर्म के नाम पर ओपन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Other type of accounts in the bank, fixed deposit. You know that what is fixed deposit? Amount is kept for a particular fixed period. Higher rate of interest is paid on these type of accounts. Recurring deposits. A fixed amount can be deposited in monthly installments. जैसे एफडी में वन टाइम डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में कोई भी फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इन इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिट करता है। Interest rate in RD, recurring deposit, is exactly same as fixed deposits. Then there are other question. What are industrial bank? देखिए, इसका सिंपल डेफिनेशन है, मेन पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक इज टू प्रोवाइड बिग लोन्स टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये जनरली उस समय शुरू हुए थे जब इंडिया बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में था, इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, इंडस्ट्रीज को ग्रो करना बहुत जरूरी था। तो कुछ बैंक्स थे जैसे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक्स आए थे और वो बैंक्स इंडस्ट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड करते थे सो दैट इंडस्ट्रीज आ सकें एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके बैंक्स कंट्री का। देन ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी, थोड़ा नहीं भी, बट देख लेते हैं इसको। टेल अस अबाउट फ्यू पॉवर्टी एजुकेशन इरेडिकेशन स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है फूड सिक्योरिटी बिल, अंत्योदय योजना, मनरेगा एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली अगर कोई बैंकिंग के लोग जा रहे हैं जो स्पेशली थोड़ा सा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ द बैंक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज अभी हमने रिसेंटली काफी बैंक्स के बारे में सुना, किसी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किसी बैंक का काफी कम हो गया और प्रेस्क्राइब लेवल से भी नीचे चले गया, बैंक्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो अब देखिए क्या है, सी ए आर इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू द बैंक रिस्क। बैंक में लॉस को लेने की, एब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी है, वो जनरली सी ए आर पर डिटरमाइन होता है।
इट इज द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स वेटेड असेट्स, रिस्क वेटेड असेट्स। ये रेशियो हो गया कि बैंक का पास कैपिटल कितना है और उसके पास रिस्क वेटेड असेट्स कितने हैं। इट मींस अगर सीएआर बैंक का अगर सीएआर रेशियो ज्यादा है तो डेफिनेटली बैंक साउंड होगा, अगर बैंक का सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर कम है तो बैंक का हेल्थ ठीक नहीं होगा। देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल फ्री कैपिटल ऑफ द बैंक टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। अब हम सीधा डायरेक्टली यहां एग्जांपल पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल CAR ऑफ 9 वुड मीन दैट इफ ए बैंक हैज given a loan of 100 rupees, then it must have a free capital of its own, that is rupees 9। तो आप देखिए इसको CAR को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल फ्री कैपिटल टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, दिस इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देन व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई जो दर होती है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। Inflation is the increase in the prices of goods and services due to more demand and less supply. In inflation, here is some liquidity in the market which has to be controlled to reduce the purchasing power of the customer. मार्केट में फ्लो ज्यादा होता है, मनी परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, उसके बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन और महंगाई दर बढ़ती है। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू मोर सप्लाई एंड लेस डिमांड। इस केस में क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। इन डिफ्लेशन देयर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट व्हिच रिजल्ट्स इन वीक परचेसिंग पावर। उसमें परचेसिंग पावर बहुत वीक होती है। व्हाट इज कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ द नेशन इन वन ईयर। देखिए मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने अगर इंपोर्ट किया 100 का और एक्सपोर्ट किया 200 का, so difference between the import and export of nation is always called current account deficit. Healthy position of a country should be when exports are on higher side as compared to import, because उसमें foreign exchange आता है आपके पास। जब आप export करते हैं और आपके पास export ज्यादा है as compared to import, तो जब आप export करते हैं और goods and services बाहर जाती है तो बाहर से funds आते हैं, आपके पास foreign exchange आता है, foreign reserves आते हैं। तो this is करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बहुत इंपोर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में बहुत बहुत डॉलर्स खर्च करते हैं। तो ये इंडिया के लिए सिंस लॉन्ग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रही है, हाउ टू कंट्रोल करंट अकाउंट डेफिसिट। देन व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए नेशन। इसका मतलब है जो टोटल खर्चा हुआ और जो टोटल इनकम हुई उसका डिफरेंस इज ए फिस्कल डेफिसिट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FIIs एंड FDIs। FIIs स्टैंड्स फॉर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए FDI और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is an investment that a parent company makes in a foreign company or foreign country. FDI cannot enter and exit that easily as FDI only targets a specific sector. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या हुआ कि कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बाहर के रूप से आते हैं और कंट्री में एज पर देयर कंट्रीज पॉलिसीज वो लॉन्ग टर्म के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आते हैं, वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। FIIs or foreign institutional investors is an investment made by an investor in the markets of a foreign nation। तो जो बाहर की कंपनीज या बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे और जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे उनको हम FIIs बोलते हैं। FIIs can enter the stock market easily and also can withdraw from it easily। तो मार्केट में किसी भी समय आ सकते हैं और किसी भी समय जा सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकते हैं। हमने काफी बार सुना भी है कि जब मार्केट क्रैश करती है तो इसलिए क्रैश कर गई, FIIs ने यहाँ पे काफी पैसा विड्रॉ कर लिया और बाहर ले गए। तो these can be the main reason। तो this is the basic difference in foreign direct investments and foreign institutional investors FIIs। Then what is banking ombudsman scheme। देखिए बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या होती है, सपोज आप बैंक के क्लाइंट हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई क्वेरी है और आपकी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी या कोई कंप्लेंट को बैंक ने रिजोल्व नहीं किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी। वो स्कीम लॉन्च थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। उस स्कीम्स में क्या होता है कि आप बैंक में कोई अपनी अगर कंप्लेंट देते हैं
तो आप 30 डेज में भी अगर बैंक आपको उस कंप्लेंट का रेजोल्यूशन नहीं देता है और आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग ओम्बड्समैन डिपार्टमेंट होता है, आप उसको कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है। अगर आप इसको थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ना चाहें, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम is a scheme to listen to the customer grievances and complaints regarding services provided by the bank. It was introduced under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949 by RBI, with effect from 1995, which was later amended and becomes Banking Ombudsman Scheme 2006. इसमें देखिए क्या होता है, कस्टमर कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ओम्बड्समैन टू द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ एन आरबीआई। मान लीजिए कस्टमर ने कंप्लेंट किया बैंक में, बैंक से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर कस्टमर ने कंप्लेंट किया बैंकिंग ओम्बड्समैन में, कस्टमर वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो अपील भी कर सकता है टू द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द अपील। ऑल द बैंक्स इन इंडिया आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर अबाउट दिस स्कीम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट नाबार्ड एंड इट्स फंक्शन। तो देखिए, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 12th July 1976 as National Bank for Agriculture and Rural Development. It is the apex bank to provide rural credit and monitor the RRBs, regional rural banks. Main functions क्या थे नाबार्ड के? Provide refinance to regional rural banks and other bank in rural areas for lending, and acts as a subsidiary for RRBs and cooperative banks. तो जनरली ये एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए, लैंडिंग के लिए नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया था। व्हाट इज ब्राउन लेबल एटीएम? देखिए, इट रेफर्स टू द एटीएम वेयर इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज बाय ए प्राइवेट ऑपरेटर, बट द लाइसेंस एंड ब्रांडिंग इज बाय ए कमर्शियल बैंक। तो देखिए, कोई भी एटीएम जिसका लाइसेंस और ब्रांडिंग एटीएम का है, बट उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, वो कोई प्राइवेट ऑपरेटर करता है, उसको हम ब्राउन लेबल एटीएम बोलते हैं। What is term repo? Repo rate क्या होता है? Under term repo, RBI lends to the bank through the auction of funds. तो रेपो रेट क्या हुआ? जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंक्स को लेंड करेगा, मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज हैज टू बी अबव द रेपो रेट एंड देयर इज नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑक्शन इज मेड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें ऑक्शन होता है फंड्स का आरबीआई के थ्रू दूसरे बैंक्स को लोन के लिए, तो रेपो रेट से कम पर वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम सिंपल टर्म पर ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई जब बैंक्स को लेंड करता है फॉर शॉर्ट टर्म, तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। Then what is marginal standing facility as MSF? In MSF, bank borrows money from RBI for up to 24 hours. तो जैसे हमने आपको अभी डिस्कस किया था, रेपो रेट वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए है, बट MSF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये वो रेट है जिसके ऊपर बैंक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई कंटिजेंसी के लिए आरबीआई से बोरो करते हैं फॉर 24 आवर्स, तो इसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। तो देखिए, रेपो रेट में और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कितना डिफरेंस हुआ? रेपो रेट इज फॉर ए शॉर्ट टर्म, बट एमएसएफ ओवरनाइट मनी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फंड्स, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। देन व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो? SLR, very important questions if you have little bit experience in banking. SLR, statutory liquid ratio, is the amount of NDTL. NDTL हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है, एफडी, सेविंग्स, करंट अकाउंट का, which a bank needs to maintain in the form of cash, gold or the government securities before providing credit to its customer. मान लीजिए बैंक के पास 100 करोड़ का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है। डिमांड लायबिलिटीज हम बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट को, टाइम लायबिलिटीज हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी को। 100 करोड़ का फॉर एग्जांपल बैंक के पास फंड्स है टोटल, और मान लीजिए आरबीआई की रिक्वायरमेंट है फॉर 25% ऑफ एसएलआर, तो बैंक कभी भी जब भी लेंडिंग स्टार्ट करेगा या लेंडिंग शुरू करेगा, तो उससे पहले आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसका 25% जो भी एसएलआर आरबीआई रेट नॉमिनेट करेगा, वो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। RBI makes sure that the bank always have a reserve amount out of their deposit to meet any future contingency. वो फंड्स इसलिए यूज किया जाता है अगर कोई कंटीजेंसी हो तो उनको डिपॉजिट्स और कोई ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? CRR, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप मॉनेटरी पॉलिसीज में
every time whenever there is a monetary policy from RBI, तो आप उसमें देखते होंगे कि चेंजेस होते हैं, रेपो रेट या फिर सेम रखते हैं, बट देयर आर दीज टर्म्स आर बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली नाउअडेज. कैश रिजर्व रेशियो इज द पार्ट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. अगेन एनडीटीएल जो हमने कहा था आपको, डिमांड लायबिलिटीज मींस सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइम लायबिलिटीज फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स. तो सीआरआर उस पूरे एनडीटीएल का, पूरे डिपॉजिट्स का वो पार्ट है जो कि कैश की फॉर्म में रखा जाता है बाय द बैंक डिपॉजिटेड विद आरबीआई. ए हायर सीआरआर मेक्स लोन्स एक्सपेंसिव. अगर सीआरआर ज्यादा है तो लोन्स को एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज लिक्विडिटी कंट्रोल में आ जाती है आरबीआई के थ्रू. एंड एनडीटीएल इज द डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर विद द बैंक. ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया. तो अगर सीआरआर ज्यादा है तो डेफिनेटली लिक्विडिटी कम हो जाएगी, सीआरआर कम है तो लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. व्हाट इज बैंक रेट? इट इज द सेम एज रेपो रेट. तो हमने देखा था रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए था, बट हियर इज द टाइम पीरियड इज मोर देन 90 डेज. अगर बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो आरबीआई जिस रेट पर 90 डेज से ज्यादा बैंक को लोन देगा, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. रेपो रेट वाज फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक रेट वाज फॉर लिटिल बिट लॉन्गर टर्म. व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? देखिए, रेपो रेट इज द रेट एट विच द बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड फॉर अप टू 90 days and by selling securities to RBI and receiving a money in lieu of it. अब रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट में तो जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन देता था, रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स हो गया, इसमें बैंक्स फंडिंग करेंगे आरबीआई को. तो रिवर्स रेपो रेट, अब बैंक्स क्या फंडिंग करेंगे? तो उनके पास अगर सरप्लस है तो वो बैंक्स को आरबीआई को पैसा दे देंगे, जिसको जनरली बोलते हैं व्हेन आरबीआई बोरोस. It means reverse repo rate is the rate at which the bank deposits their excess or surplus liquidity with RBI. In other words, the rate at which the RBI borrows from the banks by selling securities in order to control excess liquidity in the market. तो रेपो रेट वो हो गया जिसमें आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, रिवर्स रेपो रेट जिसमें आरबीआई लोन लेता है दूसरे बैंक से, और ये कह सकते हैं कि जो बैंक्स के पास एक्सेस या सरप्लस कैश या सरप्लस जो फंड्स होता है वो अवेलेबल होता है, वो आरबीआई के पास रखता है, वो रिवर्स रेपो रेट हो गया. आज के लिए इतना ही. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, इनको गो थ्रू करिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये बैंकिंग इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. वी विल अगेन कीप ऑन कमिंग विद द न्यू क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली प्लीज गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस सो दैट यू कैन clear your knowledge, and definitely you can, if you appear in interview, you will be able to clear these. Okay guys, thank you very much and have a nice day.